स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन को। चलें आज बात करते हैं न्यूरॉन की। तो सबसे पहले तो न्यूरॉन की डेफिनेशन देख लें कि हम न्यूरॉन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो न्यूरॉन को हम डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं। न्यूरॉन आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब आपको पता है कि हमारे नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। हमारा ब्रेन ये नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। फिर हमारी ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये भी नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। और स्पाइनल कॉर्ड में से ये जो नर्व निकल रही हैं इस तरह से, ये भी क्या है, ये भी नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। तो ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जिसमें हमारा ब्रेन आ गया, जिसमें हमारी स्पाइनल कॉर्ड आ गई, जिसमें हमारे ये नर्व आ गए, ये तमाम जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये मेनली किसका बना हुआ है? मेनली इसकी स्ट्रक्चर किसने बनाई हुई है? न्यूरॉन ने। तो हम कह सकते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? वो न्यूरॉन है। और उसके साथ ही हमारे नर्वस सिस्टम में जो फंक्शन हो रहा है, जो मैसेज ब्रेन की तरफ जा रहा है और ब्रेन से वापस मैसेज आ रहा है, और इस मैसेज की जो इंटरप्रिटेशन हो रही है, एनालाइज हो रहा है, ये भी सब इसका जो फंक्शन है वो भी कौन कर रहा है? वो भी न्यूरॉन कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूरॉन आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसका स्ट्रक्चर बनाने का काम और इसके फंक्शन को जो है वो मेनली कौन परफॉर्म कर रहा है? एक सेल परफॉर्म कर रहा है, और उस सेल को हम क्या कह रहे हैं? उस सेल को हम कह रहे हैं न्यूरॉन। तो ये तो हो गई न्यूरॉन की डेफिनेशन। इसके बाद हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपकी बुक के मुताबिक देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के जो हैं वो बेसिकली 3 बेसिक जो है वो कंपोनेंट्स हैं किसके? न्यूरॉन के। कंपोनेंट ऑफ न्यूरॉन। तो देयर आर 3 basic component of neuron. What are these 3 basic component of neuron? These are, first one is cell body, second one is dendrites, and third one is axon. तो these are 3 basic component of neuron. चलिए सबसे पहले मैं एक न्यूरॉन यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ, उसके साथ फिर उसके कंपोनेंट्स को भी हम यहीं पर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर थोड़ी सी इस तरह की होती है, एक आम सेल के जैसी नहीं होती इसकी न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर मैं इसके कुछ पार्ट जो है वो ड्रा कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैं एक जनरली एक न्यूरॉन ड्रा कर रहा हूँ। तो अब देखिए जो सेंटर वाला पार्ट है इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं सेल बॉडी। इसको हम क्या कह रहे हैं? सेल बॉडी। और इस सेल बॉडी में जो है वो क्या भरा हुआ है? सेल बॉडी में इसके भरा हुआ है साइटोप्लाज्म। ये अब ये साइटोप्लाज्म सिर्फ सेल बॉडी में नहीं भरा हुआ, इसके ऊपर ये जो एक्सटेंशन निकली हुई हैं, ये धागे धागे जो निकले हैं, इनमें भी भरा हुआ है, इसमें भी ये साइटोप्लाज्म है। और नीचे ये जो एक लॉन्ग एक्सटेंशन जा रही है इसके अंदर भी ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। तो इस साइटोप्लाज्म में से ये जो एक्सटेंशन निकल रही हैं, ये बाहर की तरफ ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रही हैं, ये ऊपर जो बहुत सारे आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं इनको हम कहते हैं डेंड्राइट। और नीचे लॉन्ग थिक जो ये एक्सटेंशन नजर आ रही है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्सॉन। So this one is neuron, and these are 3 component of neuron. What are these 3 component of neuron? One is cell body, and these extension are called dendrite, and this long extension is called axon. तो चलो वन बाय वन एक एक पार्ट को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे? सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं सेल बॉडी से। सबसे पहले थोड़ा डिटेल में देखते हैं
सेल बॉडी को। तो देखो जो ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी को हम न्यूरॉन सेल बॉडी भी कह सकते हैं। सेल बॉडी के लिए दूसरा टर्म हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको न्यूरॉन सेल बॉडी भी कह सकते हो। यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट न्यूरॉन सेल बॉडी। अच्छा, अब ये जो सेल बॉडी होती है जिसको आप न्यूरॉन सेल बॉडी कह रहे हो, ये इट कंटेन, इसके पास क्या क्या होता है, इस सेल बॉडी में क्या क्या चीजें होती हैं। इट कंटेन, इसमें सेल मेम्ब्रेन होगी, एक तो सेल मेम्ब्रेन तो होगी, इसके अलावा इसमें साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म के अलावा इसमें प्रोमिनेंट जो है वो एक सिंगल न्यूक्लियस भी होगा। तो सेल बॉडी की अगर if we talk about cell body, it contain a mass of granular cytoplasm and cell membrane. For example, this is cell body. इस वाले पार्ट को मैं कह रहा हूं ये सेल बॉडी है। न्यूरॉन की इस वक्त मैं सिर्फ सेल बॉडी पर ही फोकस करूंगा, यहाँ पर ये सेल बॉडी। तो इस सेल बॉडी किस किस चीज पर कंसिस्ट है, तो इट कंटेन अ मास ऑफ ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म। सबसे पहले तो इसके अंदर क्या मौजूद है, ये ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म का मास मौजूद है। ये पूरा क्या है, इसमें ये ग्रेन्युलर, दिस वन इज ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म, इसमें ये ग्रेन्युलर क्या है, साइटोप्लाज्म मौजूद है। ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन, और इसके अलावा ये जिसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, ये क्या है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर क्या हो गया, ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म हो गया, और उसके साथ क्या हो गई है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो हो गई। द सिंगल लार्ज न्यूक्लियस इज सेंट्रली प्लेस, इसके सेंटर में एक सिंगल लार्ज जो है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। मैं इसको रेड से ही शो कर रहा हूँ, ये देखें, सिंगल लार्ज न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस, एक प्रोमिनेंट सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है, और कहाँ प्लेस होता है ये, सेंट्रली, यानी बिल्कुल बीच में जो है ये मौजूद होता है। विद अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है, एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होता है। इस न्यूक्लियस को मैं इससे शो कर रहा हूँ, इस कलर से देखें, इसके अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होता है। आपको पता है ना, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, तो इसमें सेंटर में एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी नजर आएगा। तो सेंट्रली प्लेस होता है, न्यूक्लियस लार्ज होता है, और उसके अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसके अलावा अगर हम इसके साइटोप्लाज्म की बात करें, ये साइटोप्लाज्म जो है, इसके साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, तो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। इसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो गोल्जी बॉडीज भी होती हैं, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके साइटोप्लाज्म में मौजूद होगा। इसके साइटोप्लाज्म में इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो भी तमाम मौजूद होंगी। इसके अलावा स्पेशली जब हम बात करते हैं किसकी, एक न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म की, तो न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म के अंदर द साइटोप्लाज्म, न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म को जो हम कैरेक्टराइज करते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ नेजल बॉडीज एंड न्यूरोफिब्रल्स। मतलब ये जो न्यूरॉन का जो साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर कुछ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको कहते हैं नेजल बॉडीज, इसके साथ जो है वो कुछ न्यूरोफिब्रल्स भी मौजूद होते हैं, न्यूरोफिब्रल्स भी मौजूद होते हैं, जैसे बारीक बारीक से फाइबर्स हैं जिनको हम न्यूरोफिब्रल कह रहे हैं। इसके अलावा इसी के अंदर जो है वो, 1 मिनट, तो ये देखें, इसके अंदर ये न्यूरॉन के अंदर छोटे छोटे फाइबर्स हैं जिनको हम न्यूरोफिब्रल कह रहे हैं, सेल बॉडी में के साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा कुछ इस तरीके से ग्रैनुलर, जैसे दानेदार स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम कहते हैं नीजल ग्रेन्यूल्स, या इनको कहते हैं नीजल बॉडीज। अब नीजल बॉडी, बेसिकली नीजल बॉडीज आर नथिंग बट दे आर द ग्रुप ऑफ राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नीजल बॉडीज बेसिकली क्या हैं, ये राइबोसोम्स प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम
और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ग्रुप होता है इस इन ग्रेन्यूल्स के अंदर, जिनको हम क्या कहते हैं, नीजल बॉडी या नीजल ग्रेन्यूल्स। और इनका काम क्या होता है, व्हाट इज देयर फंक्शन? देयर फंक्शन इज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इनका काम प्रोटीन बनाने का होता है। सो इट वाज ऑल अबाउट cell body of neuron. What I told you about cell body of neuron, I told you that cell body of neuron consists of mainly these three parts. In the cell body of neuron, these three parts are present. What are these three parts? These three parts are cell membrane, cytoplasm, and a single large nucleus. This one is cell membrane. While cytoplasm, the cytoplasm of cell body consists of mitochondria, Golgi bodies, and other cell organelles. With these cell organelles, there are certain structures which are called nasal bodies or neural fibrils. What are nasal granules? Nasal granules and nasal bodies are the group of ribosome and endoplasmic reticulum, and they are associated with protein synthesis. और एक और बात याद रखिएगा, nasal granules जो हैं वो आपको जो है वो सेल बॉडी में मिल जाएंगे, डेंड्राइट में मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक्सोन के अंदर नीजल ग्रेन्यूल नहीं मिलते। एक्सोन में नीजल ग्रेन्यूल मौजूद नहीं होते। ये कहाँ होते हैं? ज्यादातर सेल बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। तो चलें अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कौन सा है? जो है इसका डेंड्राइट। अभी जिस पार्ट की हम बात करेंगे वो कौन सा है? वो है डेंड्राइट। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ लेके जाता हूँ। डेंड्राइट्स, तो देखें, डेंड्राइट जो है वो एक ग्रीक वर्ड डेंड्रोन से लिया गया है। डेंड्राइट का लफ्ज एक ग्रीक लेटर से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है डेंड्रोन, और उसका मतलब होता है ट्री। अब क्यों इसका मतलब ट्री? अब देखो, ये मैंने आपको बताया था कि ये सेल बॉडी है। फिर सेल बॉडी से क्या होती है? इस तरीके की एक्सटेंशन निकल रही होती है, ऐसे ही। सेल बॉडी से क्या निकल रही है? ये एक्सटेंशन। इन एक्सटेंशन में मजीद ब्रांचेस निकल रही होती हैं ऐसे। इन एक्सटेंशन की मजीद क्या हुई हैं? ऐसे ब्रांचेस हुई हुई हैं। तो ये जो एक्सटेंशन निकली हुई हैं सेल बॉडी से, ये वाली, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं डेंड्राइट। और दे लुक लाइक अ ट्री। ये किस तरीके से लगती हैं? जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं, ट्री की ब्रांचेस से रिजेंबल करती हैं। इस वजह से इसको डेंड्रोन का जो लफ्ज है, इसको डेंड्रोन या डेंड्राइट नाम दिया गया है। अच्छा, अब इनको थोड़ा सा करेक्टराइज, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि डेंड्राइट होते कैसे हैं। शॉर्ट एंड थिन। कैसे होते हैं? अक्सर ये शॉर्ट होते हैं और थिन होते हैं। यानी एक्सोन से कंपेयर करें, अक्सर एक्सोन से कंपेयर करें तो ये शॉर्ट होंगे, साइज में थोड़े शॉर्ट होंगे, और क्या होंगे? ये थिन होंगे। मतलब इधर से अगर आप इसका डायामीटर देखें तो इसका डायामीटर एक्सोन के मुकाबले में क्या होगा? थिन होगा। ऑफ एन हाईली ब्रांच, और अक्सर क्या होते हैं? ये हाईली ब्रांच, यानी इसमें से बहुत सारी क्या निकल रही होती हैं? ब्रांचेस निकल रही होती हैं। यू कैन सी हियर, इसमें से इस तरह से ब्रांचेस निकल रही हैं जस्ट लाइक अ ट्री। ये क्या होते हैं? हाईली ब्रांच होते हैं। एंड साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, और ये क्या है? बेसिकली दे आर द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। अब देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि ये जो सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये सेल बॉडी है और इसमें ये जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, इस साइटोप्लाज्म की एक्सटेंशन ही है। एक्सटेंड कर गया है साइटोप्लाज्म, बाहर की तरफ क्या कर रहा है? ये प्रोजेक्शन कह लें इसको, बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। तो उसी से तो क्या बन रहे हैं? उसी से बन रही हैं ये डेंड्राइट। तो चाहे डेंड्राइट हो चाहे एक्सोन, दोनों को ही आप क्या कहोगे? दोनों को ही आप कहोगे ये साइटोप्लाज्मिक क्या है? एक्सटेंशन है। तो ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन हो गई। That are gradually tapered from the base to their tip. They are gradually tapered from the base to their tip. अब इसका मतलब क्या है? कह रहा है gradually tapered from base to the tip. From base to the tip. अब मिसाल के तौर पे देखो, मैं यहाँ सिर्फ एक बना रहा हूँ, सिर्फ एक डेंड्राइट ड्रा कर रहा हूँ, ये एक डेंड्राइट। अब आप देखो, ये इसकी डेंड्राइट की बेस है और ये इसकी क्या है? ये इसकी टिप है।
तो कहता है बेस से जब ये टिप की तरफ जा रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता ये टेपर्ड होना शुरू हो जाता है, नैरो होना शुरू हो रहा है। देखिए यहाँ से ये थोड़ा सा ब्रॉड है, आगे जाके क्या हो रहा है, ये टेपर्ड हो रहा है, ऐसे नैरो होता चला जाता है। ऐसे ऊपर जैसे जैसे जाएगा ये टेपर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो कहता है ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता टेपर्ड फ्रॉम द बेस टू द टिप, बेस से टिप की तरफ जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता टेपर्ड होता चला जाता है, नुकीला होता चला जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, कि इसका काम बेसिकली क्या होता है, तो इसके फंक्शन हम इस तरह से लिख सकते हैं। डेंड्राइट के फंक्शन क्या है? तो पहला फंक्शन तो आप इसको कह सकते हो कि एक्सॉन ऑफ अदर न्यूरॉन फॉर्म, एक्सॉन ऑफ अदर न्यूरॉन फॉर्म synapse with the dendrite. इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ फिर आपको समझ। अभी तक देखिए, मिसाल की पहले भी हमने नर्व इम्पल्स में आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। तो नर्व इम्पल्स में अगर आप देखें, ये एक न्यूरॉन है, ये इस न्यूरॉन का एक्सॉन है, ये इस न्यूरॉन का क्या है, एक्सॉन है, ये इस न्यूरॉन के डेंड्राइट हैं। अब ये न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन के साथ सिनेप्स बनाएगा, आपको सिनेप्स का पता है, जब एक न्यूरॉन का मैसेज दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर होता है, उस एरिया को क्या कहते हैं, उसको हम सिनेप्स कहते हैं। तो एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन के साथ सिनेप्स बनाता है तो उस न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ क्या बनाता है, ये सिनेप्स बनाता है। तो डेंड्राइट जो है वो दूसरे न्यूरॉन के साथ सिनेप्स बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है, डेंड्राइट रिसीव स्टिमुलाई ए कंडक्ट इंपल्स टू सेल बॉडी। दूसरा काम क्या है, रिसीव स्टिमुलाई एंड कंडक्ट इट टू सेल बॉडी। मैंने आपको बताया था कि जब कोई स्टिमुलाई मिलता है, मिसाल के तौर पे अगर हमारे हाथ पर यहाँ पर कोई फ्लाई, कोई काकरोच बैठ जाता है, तो फौरन जो है ये स्टिमुलाई किसको मिलेगा, पहले ये नर्व इम्पल्स जो हमारी डेंड्राइट है, सबसे पहले ये स्टिमुलाई कौन रिसीव करेगा, वो रिसीव करेगी आपकी ये डेंड्राइट। और डेंड्राइट ये स्टिमुलाई किसको दे देगी, ये स्टिमुलाई दे देगी सेल बॉडी को। और सेल बॉडी से जो बाहर स्टिमुलाई लेके जाएगा वो लेके जाएगा एक्सॉन। देखो मेन जो फर्क है ना डेंड्राइट और एक्सॉन में, ये बात याद रखिएगा। वैसे तो इनकी स्ट्रक्चर में फर्क है, लेकिन कहीं कहीं इतना स्ट्रक्चर में फर्क होता भी नहीं है, बाज़ दफा स्ट्रक्चर सेम भी लगती हैं। लेकिन आप जो मेनली जो डिफ्रेंशिएट करते हो ना, अभी मैं आपको एक्सॉन भी बताऊंगा, तो उसके जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि मिसाल के तौर पे ये एक डेंड्राइट है, ये सेल बॉडी है, और ये एक्सॉन है। तो हमेशा जो नर्व इम्पल्स होता है, नर्व इम्पल्स हमेशा जो सेल बॉडी की तरफ लेके आएगा वो कौन लेके आएगा, डेंड्राइट। और सेल बॉडी से जो दूर लेके जाएगा नर्व इम्पल्स, वो कौन लेके जाएगा, एक्सॉन। ये मेन मेन फंक्शनल डिफरेंस है बिटवीन किसमें, डेंड्राइट और एक्सॉन में। सो इट वाज ऑल अबाउट डेंड्राइट, it was all about dendrites. What I told you about dendrites, that the term dendrite is derived from a Greek letter dendron, which means tree. And how dendrites look, they appear short, thin, and often branch. अक्सर इनमें से क्या निकल रही होती हैं, branches निकल रही होती हैं। And what they are basically cytoplasmic extension of cell body. This is cell body, and the cytoplasm of cell body extended, and these extension are called dendrites. After that, I told you that at the base, dendrite gradually tapered from base to the tip. After that, I told you about function. What are their function? They help in the formation of synapse with other neuron, and they also receive stimuli and they conduct that stimuli to cell body. चलें अब तीसरे पार्ट की तरफ आ जाते हैं। थर्ड एंड लास्ट कंपोनेंट इसका, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं एक्सॉन। द लास्ट पार्ट विच इज एक्सॉन।
तो ये सेल बॉडी हो, ये डेंड्राइट हो गए, ये सेल बॉडी हो गई, और सेल बॉडी के नीचे ये जो थिक फाइबर फिब्रस स्ट्रक्चर निकल रही है, इसको क्या कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं हम एक्सोन। दिस वन इज कॉल्ड एक्सोन। An axon comparatively a long and thick nerve fiber which has constant diameter and can vary in size from। अच्छा, सबसे पहले तो देखो, एक्सोन की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कंपैरेटिवली, यानी अगर आप इसको एक्सोन से कंपेयर करो तो कंपैरेटिवली ये क्या है? अ लॉन्ग एंड थिक नर्व फाइबर, एंड थिक नर्व फाइबर, नर्व फाइबर या न्यूरॉन का एक फाइबर, ये क्या होता है? अगर आप इसको कंपेयर करो डेंड्राइट्स के मुकाबले में, तो डेंड्राइट्स के मुकाबले में ये अक्सर लॉन्ग होता है, और कंपैरेटिवली इसका क्या होता है? थिक होता है ये थिक होता है। अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें या इसके डायामीटर की बात करें, तो इसका डायामीटर कांस्टेंट होता है। इट हैज अ कांस्टेंट डायामीटर, यानी यहां से लेके यहां तक इसका डायमीटर देखेंगे तो वो डायमीटर क्या होगा? यहां से यहां तक ये कांस्टेंट इसका डायमीटर होता है। लेकिन इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ या इसकी जो साइज होता है, साइज इसका जो है वो वेरी कर सकता है, वेरी इन साइज, साइज इसका डिफरेंट हो सकता है, वेरी इन साइज। और इसका साइज कितना हो सकता है? फ्यू mm, इसका साइज फ्यू mm, फ्यू मिलीमीटर से लेकर मोर देन अ मीटर, मोर देन अ मीटर, यानी इसकी जो लेंथ है फ्यू mm भी हो सकती है, फ्यू मिलीमीटर भी हो सकती है, और मोर देन 1 मीटर, 1 मीटर से ज्यादा भी हो सकती है। मतलब इतनी वेरिएबिलिटी होती है, मतलब इसमें जो है वो इसकी लेंथ जो है वो चेंज हो सकती है। फ्यू मिलीमीटर इतनी छोटी भी हो सकती है, और मीटर से लंबी भी जो है ये हो सकती है। इसके अलावा द साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। अच्छा, बेसिकली एक चीज इसमें एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म क्या है? एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म इज नथिंग बट इट इज साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन। मैंने कहा था कि साइटोप्लाज्म सेल बॉडी में होता है, इसके अलावा साइटोप्लाज्म जो है वो इस एक्सॉन में भी ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। सेल बॉडी में तो साइटोप्लाज्म था ही, एक्सॉन में भी ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है इस तरह। और जो एक्सॉन का साइटोप्लाज्म होता है उसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। इसको हम क्या कहेंगे? एक्सोप्लाज्म कहेंगे। अच्छा, क्या फर्क है साइटोप्लाज्म में और एक्सोप्लाज्म में? सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म में और एक्सोप्लाज्म में क्या फर्क है? सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता है, एक्सोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं होता। सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो नीजल ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, जबकि एक्सॉन के साइटोप्लाज्म में नीजल ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होते। ये तो हो गया एक्सोप्लाज्म। और अगर हम एक्सोलीमा की बात करें, एक्सोलीमा की बात करें तो लीमा के एक ग्रीक वर्ड है जिसको शीट कहते हैं, कवरिंग कहते हैं। तो एक्सोलीमा इज नथिंग बट इट इज सेल मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन। जो एक्सॉन की सेल मेम्ब्रेन है, इसको मैं रेड से शो कर रहा हूं। ये एक्सॉन के चारों तरफ ये जो सेल मेम्ब्रेन है, एक्सॉन की सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कह रहे हैं? एक्सॉन की सेल मेम्ब्रेन को हम कह रहे हैं एक्सोलीमा। एक्सोलीमा इज नथिंग बट इट इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन। इसके अलावा एक्सॉन टर्मिनेट by branching to form small extension within large ends called प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल। अब देखो प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल क्या है? एक्सॉन का ही एक पार्ट है जिसको हम क्या कह रहे हैं? जिसको हम कह रहे हैं प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल। प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल जिनमें प्रीसिनेप्टिक नोव्स भी हैं। प्रीसिनेप्टिक terminals. So what are these presynaptic terminals? Axon terminate by branching to form a small extension.
एक्सॉन टर्मिनेट बाय ब्रांचिंग टू फॉर्म small extension with enlarged end called presynaptic terminal. अब इस तरफ अगर आप एक्सॉन के बिल्कुल एंड की तरफ देखें, ये एक्सॉन है और एक्सॉन का बिल्कुल ये जो एंड है जिसको मैं ब्लू कलर से आपको शो कर रहा हूँ, ये देखें, ये जो एक्सॉन के एंड है, सबसे पहले ये जो एक्सॉन का एंड है, एक्सॉन टर्मिनेट बाय ब्रांचिंग। सबसे देखो एक्सॉन जहां टर्मिनेट हो रहा है, जहां खत्म हो रहा है, वहां से क्या निकल रही है, ये ब्रांचेस निकल रही हैं। ये इस तरफ देखेंगे क्या निकल रही है, ये ब्रांचेस निकल रही हैं। टू फॉर्म स्मॉल एक्सटेंशन विद इनलार्ज एंड, यानी ब्रांचेस जो है वो स्मॉल, इसमें से फिर मजीद, मिसाल के तौर पे ये एक एक्सॉन है, इस एक्सॉन का जहां पर ये एंड हो रहा है, इसमें से जो है वो एक्सटेंशन यानी ब्रांचेस निकल रही हैं, और इन ब्रांचेस के भी इनलार्ज एंड हैं ऐसे, जिनको हम सिनेप्टिक नोब्स भी कहते हैं। ये इनलार्ज क्या है, एंड है। तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, यानी जहां जहां एक्सॉन खत्म हो रहा होता है, उस जगह पर एक्सॉन में किस में डिवाइड हो जाता है, ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, और उन ब्रांचेस के जो एंड होते हैं वो थोड़े इनलार्ज होते हैं, और इसको क्या कहेंगे, इस एरिया को हम कहेंगे प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। और प्री सिनेप्टिक टर्मिनल के ये जो सिनेप्टिक नोव्स हैं, इनमें आपको पता है सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, और इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो एक न्यूरॉन का मैसेज दूसरे न्यूरॉन को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो चलें अब फंक्शन की अगर हम बात करें कि इसका एक्सॉन का जो है वो फंक्शन क्या होता है, एक्सॉन बेसिकली काम क्या करते हैं। तो एक्सॉन का अगर हम फंक्शन की बात करें, तो पहले भी मैं आपको बता दिया है कि डेंड्राइट और एक्सॉन का मेनली जो है वो फंक्शन क्या होता है। एक्सॉन कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम न्यूरॉन सेल बॉडी टू प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल, कंडक्ट सिग्नल इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम सेल बॉडी। अब इसको आप सिंपली ऐसे लिख लें, कंडक्ट सिग्नल, या जिसको आप नर्व इंपल्स भी कह सकते हो, अवे फ्रॉम सेल बॉडी। यानी ये जो नर्व इंपल्स पैदा होती है, डेंड्राइट में स्टार्ट हुई है, डेंड्राइट से किस में आएगी, ये सेल बॉडी में, यानी डेंड्राइट से सेल बॉडी में जो नर्व इंपल्स आएगी वो कौन देगा, वो डेंड्राइट देगा सेल बॉडी को, और सेल बॉडी से जो नर्व इंपल्स दूर लेके जाएगा वो कौन लेके जाएगा, एक्सॉन। और एक्सॉन इस नर्व इंपल्स को जो है वो कहां तक लेकर आता है, लेकर आता है टर्मिनल तक। कहां से लेके जाएगा, टर्मिनल, और फिर टर्मिनल से जो है वो स्नैप्स के को क्रॉस कराता हुआ किस तरफ भेज देता है, अपने न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए भेज देता है दूसरे न्यूरॉन को। तो ये तो बात हो गई किसकी, ये बात हमने कर ली किसकी, आई टोल्ड यू अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। दीज आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, वन इज सेल बॉडी, अदर वन इज डेंड्राइट, एंड थर्ड वन इज एक्सॉन। तो तीन पार्ट हैं जिनको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो चलो अब हम एक और बात कर लेते हैं, कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक बात करते हैं। ये माइलिन शीट और श्वान सेल्स, ये क्या होते हैं, इनका आपस में ताल्लुक है गहरा। माइलिन शीट एंड श्वान सेल्स। सबसे पहले तो ये देखो कि श्वान सेल्स होते क्या हैं। एक बात याद रखो, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारे नर्वस सिस्टम में एक तो सेल होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन। हमारा नर्वस सिस्टम दो तरह के सेल से बना हुआ होता है। जो हमारा ये नर्वस सिस्टम है, इसके जो मेन सेल्स हैं वो तो न्यूरॉन ही है। मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन है। लेकिन न्यूरॉन के अलावा भी कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरो गिलिया और ग्लियल सेल्स। ये भी हमारे जो है वो
नर्वस सिस्टम में न्यूरोग्लिया और ग्लियल सेल जो हैं वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब इनका अगर आप काम देखो कि हमारे नर्वस सिस्टम में ये सेल काम क्या करते हैं, ये विच सपोर्ट प्रोटेक्ट एंड नरिश न्यूरॉन, मतलब इनका काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, नरिश करते हैं, किसको, न्यूरॉन को। मिसाल के तौर पे ये एक न्यूरॉन है, इसको चारों तरफ से अगर प्रोटेक्ट किया हुआ है तो किसने किया हुआ है, न्यूरोगिलिया ने किया हुआ है। एक तरीके से इसको जो सपोर्ट दी हुई है वो भी किसने दी हुई है, न्यूरोगिलिया ने दी हुई है। इसको जो फूड प्रोवाइड करेगा वो भी कौन प्रोवाइड करेंगे, न्यूरोगिलिया जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसको बैक्टीरिया और इस तरह के जो है पैथोजिन से भी बचाने का काम कौन प्रोटेक्ट करेगा, वो भी जो है ये न्यूरोगिलिया करेंगे। तो न्यूरोगिलिया क्या है, दे आर आल्सो नर्वस सिस्टम का एक सेल्स हैं जो कि व्हाट दे विल डू, दे प्रोटेक्ट सपोर्ट एंड नरिश न्यूरॉन। ये बात किसकी हो गई, ये बात मैंने आपको बताई न्यूरोगिलिया की। अब क्या होता है, एक स्पेशल टाइप के न्यूरोगिलियल सेल होते हैं, न्यूरोगिलियल सेल ही होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं श्वान सेल, श्वान सेल सेल हैं, ये हैं श्वान सेल। अब देखो क्या होता है, श्वान सेल थोड़े से इलोंगेटेड सेल होते हैं, ये इलोंगेटेड सेल इस तरह का सेल होता है। अब इस सेल के एक तरफ तो भरा हुआ होता है, इसके ऊपर वाली जो नोव लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसमें तो भरा हुआ होता है साइटोप्लाज्म। यहाँ इसके क्या भरा हुआ होता है, साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर यहाँ पर इसकी सेल मेम्ब्रेन में यहाँ साइटोप्लाज्म नहीं होता, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड भरा हुआ होता है ऐसे, इस जगह पर यहाँ इसकी एक्सटेंशन निकल रही है ना, इसमें लिपिड भरा हुआ होता है। और इस लिपिड को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं माइलिन। इसको क्या कहते हैं, माइलिन। तो अब आप ताल्लुक समझ चुके होंगे कि माइलिन का और श्वान सेल्स का आपस में ताल्लुक क्या होता है। यानी श्वान सेल के अंदर ही क्या भरा हुआ होता है, ये माइलिन यानी ये लिपिड जो है वो भरा हुआ होता है व्हाइट कलर का, सही है ना, ये श्वान सेल के। अब क्या होता है कि हमारे जो न्यूरॉन होते हैं, ये मिसाल अब देखें मैं यहाँ एक न्यूरॉन बना रहा हूँ, ये न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन हो गया और ये न्यूरॉन का एक्सॉन हो गया। अब क्या होता है कि ये जो श्वान सेल्स होते हैं, मिसाल के तौर पे ये एक श्वान सेल है, ये श्वान सेल का साइटोप्लाज्म है, ये श्वान सेल का क्या है, साइटोप्लाज्म, जिसको मैं येलो से शो कर रहा हूँ। और ये श्वान सेल का माइलिन है, श्वान सेल के ऊपर क्या है, ये माइलिन। इस माइलिन को श्वान सेल क्या करता है, इस एक्सॉन के चारों तरफ लिपेट देता है। कुछ एक्सॉन, तमाम एक्सॉन के नहीं, कुछ एक्सॉन के चारों तरफ ये ऐसे लपेट देता है, किसको, अपने इस माइलिन को। फिर दूसरे श्वान सेल ने भी अपने माइलिन को इस तरह इसके चारों तरफ लपेट दिया, इस श्वान सेल ने भी अपने माइलिन को जो है वो इसके चारों तरफ लपेट दिया। और उसके बाद क्या बच जाता है, उसके बाद ये मैंने इसको येलो कलर का बनाया है, मगर साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है इसका, ये साइटोप्लाज्म। फिर बाद में क्या होता है, बाद में ये इसका साइटोप्लाज्म भी इसके चारों तरफ क्या होता है, इसे कवर कर लेता है। साइटोप्लाज्म भी फिर माइलिन के बाद इसका श्वान सेल का साइटोप्लाज्म भी इसके ऊपर ऐसे चढ़ जाता है, ऐसे कवर कर लेता है। तो अब क्या होता है, इस तरह से हो गया। तो अब क्या होता है कि ऐसे न्यूरॉन जिनके एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट चढ़ी होती है, ऐसे न्यूरॉन जिनके एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट चढ़ी होती है, उन न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, उन न्यूरॉन को हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। और ये माइलिन बेसिकली बनाता कौन है, ये श्वान सेल बनाते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि कौन बनाते हैं, ये श्वान सेल बनाते हैं। तो आपकी बुक कह रही है बिसाइड न्यूरॉन नर्वस सिस्टम आल्सो कंसिस्ट ऑफ न्यूरोगिलिया। पहले को बात बता दी कि न्यूरॉन के साथ साथ हमारे नर्वस सिस्टम में एक दूसरे टाइप भी सेल्स होते हैं जिनको न्यूरोगिलिया या गिलियल सेल कहते हैं, और इनका काम क्या है, प्रोटेक्ट सपोर्ट एंड नरिश न्यूरॉन। श्वान सेल और न्यूरोलिमोसाइट्स, श्वान सेल कह लो या श्वान सेल के लिए कोड लफ्ज क्या इस्तेमाल कर लो, न्यूरो लीमोसाइट्स, और न्यूरोगिलियल सेल भी इसको कह सकते हो।
और ये न्यूरोग्लियर सेल इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये किस जगह पर बात हो रही है? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बता चुका हूं आपको कि ब्रेन और स्पाइनल कोड किस में आ जाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और स्पाइनल कोड से जो नर्व निकल रही होती है वो क्या होती है? उसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर रहा है कि इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यूजुअली एक्सॉन्स आर कवर्ड बाय श्वान सेल्स व्हिच आर स्ट्रिप लाइक सेल्स wrap around the axon fiber। कहता है कि जो एक्सॉन्स होते हैं ज्यादातर कवर होते हैं किससे? श्वान सेल से। और श्वान सेल के बारे में कह रहा है कि श्वान सेल स्ट्रिप की तरीके, यानी एक पट्टी की तरीके, जैसे एक पट्टी इस पे चढ़ी हुई है ना, पट्टी की तरीके के सेल्स होते हैं विच आर स्ट्रिप लाइक सेल्स। ये स्ट्रिप यानी पट्टी की तरीके के सेल होते हैं विच रैप अराउंड द एक्सॉन फाइबर। अब देखो ये एक्सॉन फाइबर के चारों तरफ ऐसे क्या हो जाते हैं? रैप हो जाते हैं। पहले अपने माइलिन को रैप करते हैं और उसके बाद फिर अपने साइटोप्लाज्म को रैप कर देते हैं। किसके चारों तरफ? एक्सॉन के चारों तरफ क्या कर देते हैं? रैप कर देते हैं। दीज सेल्स आर कवर्ड बाय अ फैटी सब्सटेंस कॉल्ड माइलिन शीट। इन सेल के अंदर एक फैटी सब्सटेंस होता है, उससे कवर होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? माइलिन शीट कहते हैं। डेट एक्ट एज एन इंसुलेटर। आपको पता है कि ये इंसुलेटर का काम करती है न्यूरॉन की। जैसे आपका तार होते हैं, केबल होता है, केबल के ऊपर आप टेप चढ़ा देते हो या प्लास्टिक की कोई चीज चढ़ा देते हो, तो वो भी तो इंसुलेटर के तौर पे काम करती है। तो ये भी जो है वो किसके तौर पे काम करते हैं? माइलिन शीट। या श्वान सेल जो है वो किसकी जो माइलिन शीट है वो किसके तौर पे काम कर रही है? ये जो है वो बेसिकली इंसुलेटर के तौर पे काम कर रही है। दिस इज वाई एक्सॉन आर, ऐसे एक्सॉन जिनके पास माइलिन होता है उनको कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब देखो ये हो गया ना माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब देखो इस जगह पर जहां मैंने आपको व्हाइट व्हाइट किया है एक्सॉन को, ये जगह, ये तो इसका माइलिन पार्ट है। लेकिन कुछ जगह इस एक्सॉन की ऐसी है जहां पर माइलिन शीट नहीं चढ़ी हुई। और कौन सा? ये तो माइलिनेटेड पार्ट है। जहां ये जो ये व्हाइट कलर का है, ये एक्सॉन का कौन सा वाला पार्ट है? ये है माइलिनेटेड पार्ट। इस पे माइलिन शीट चढ़ी हुई है, श्वान सेल की माइलिनेटेड शीट चढ़ी हुई है। तो ये कौन सा पार्ट हो गया? ये हो गया माइलिनेटेड पार्ट। सही है, इसका हो गया। इसको माइलिनेटेड फाइबर कह लो या इसको कह लो माइलिनेटेड पार्ट ऑफ एक्सॉन। इसके अलावा कुछ ऐसा पार्ट है जो नॉन माइलिनेटेड पार्ट है। ये देखो ये वाला पार्ट जहां पर माइलिन नहीं चढ़ा हुआ, नॉन माइलिनेटेड पार्ट। जो नॉन माइलिनेटेड पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? उसके लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो है नोड ऑफ रनवेयर। नोड ऑफ रनवेयर जो है बेसिकली किसको कह रहे हैं? या नोड ऑफ रनवेयर के का एक और लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम न्यूरोफिब्रल नोड भी कह सकते हैं। न्यूरोफिब्रल नोड, इसको क्या कह सकते हैं? न्यूरोफिब्रल नोड भी कह सकते हैं। तो क्या बताया मैंने आपको श्वान सेल्स के बारे? श्वान सेल्स के हवाले से क्या याद रखोगे? देखो श्वान सेल के हवाले से पहली बात तो ये याद रखोगे कि ये न्यूरोगिलियल सेल। ये कौन से सेल हैं? ये न्यूरोगिलियल सेल हैं। इसके अलावा श्वान सेल जो होते हैं स्ट्रिप की तरह होते हैं, इलोंगेटेड जो है वो सेल होते हैं। इनके एक तरफ साइटोप्लाज्म होता है और दूसरी तरफ फैट भरा हुआ होता है जिसको हम माइलिन कहते हैं। तो ये अपने माइलिन को रैप कर देते हैं, लपेट देते हैं किसके चारों तरफ? एक्सॉन के चारों तरफ। सही है। और उसको रैप करने के बाद फिर अपने साइटोप्लाज्म को भी वहां पर रैप कर देते हैं। ऊपर से इसका साइटोप्लाज्म भी ऐसे रैप हो जाता है। अब वो पार्ट जहां पर माइलिन शीट चढ़ी हुई है वो एक्सॉन का माइलिनेटेड पार्ट हो जाता है। और जहां माइलिन शीट नहीं चढ़ी हुई, जो नॉन माइलिनेटेड पार्ट होता है, उसको नोड ऑफ रनवीर भी कह सकते हैं और इसको न्यूरोफिब्रिल नोड भी कह सकते हैं। अच्छा एक और बात याद रखना, एक चीज होती है इसको न्यूरीलीमा। न्यूरोलीमा जो है वो बेसिकली किसको कहते हैं? अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं न्यूरोलीमा जो है वो न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन को हम न्यूरोलीमा कहते हैं। न्यूरोलीमा हम किसको कहते हैं? न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन को। ऐसा नहीं है। ये जो श्वान सेल्स है ना, श्वान सेल्स का ये जो साइटोप्लाज्म चारों तरफ रैप हो गया है, एक्सॉन के चारों तरफ पहले तो माइलिन शीट रैप हुई है, फिर ये येलो कलर का इसका साइटोप्लाज्म भी रैप हुआ हुआ है, जो यहाँ मैंने येलो शो किया है। इसी साइटोप्लाज्म को जो इसके चारों तरफ रैप होता है, इसको हम कहते हैं न्यूरीलीमा। तो ये बात याद रखिएगा, एक्सॉन की सेल मेम्ब्रेन को तो हम एक्सोलीमा कहते हैं
और न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन को आप न्यूरिलीमा नहीं कह रहे हो, ये आप कहते हो कि ये जो श्वान सेल्स का साइटोप्लाज्म ये एक्सोन के चारों तरफ जो मौजूद होता है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं न्यूरिलीमा। एक और बात याद रखो कि अब जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ऐसे न्यूरॉन, अब आप कहोगे कि ऐसे न्यूरॉन जिनके एक्सोन के ऊपर माइलिन शीट चढ़ी होती है, व्हाइट कलर से ही माइलिन शीट शो कर रहा हूं, ये रैप हुआ होता है माइलिन शीट से, उसको कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो क्या कहेंगे, माइलिनेटेड न्यूरॉन। अच्छा, वो न्यूरॉन जिनके ऊपर ये माइलिनेटेड शीट नहीं चढ़ी होती तो उनको कहते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के पास श्वान सेल्स नहीं होते। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के एक्सोन के चारों तरफ भी श्वान सेल्स होते हैं, लेकिन उन श्वान सेल्स के अंदर माइलिन नहीं होता। उन श्वान सेल में क्या नहीं होता, माइलिन नहीं होता। तो इस वजह से वो सिंपली सिर्फ श्वान सेल्स का साइटोप्लाज्म रैप हुआ होता है। लेकिन ये जो होते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन जो होते हैं, इनके जो श्वान सेल्स होते हैं, उन जो श्वान सेल्स होते हैं उनके पास माइलिनेटेड माइलिनेटेड श्वान सेल्स होते हैं, और जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है उनके पास श्वान सेल्स होते हैं, लेकिन कौन से वाले होते हैं, नॉन माइलिनेटेड होते हैं। चलें नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को जो है वो डिस्कस करेंगे।